दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों बीएसईबी द्वारा 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट बेसब्री से कक्षा 10 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय बिहार बोर्ड की मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2021 के नतीजे जल्द ही घोषित होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम 5 अप्रैल 2021 को घोषित किए जाने की उम्मीद है। वही बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मीडिया को जानकारी दी है कि कक्षा 10 के परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि आनंद किशोर ने 10वीं के परिणाम जारी करने को लेकर कोई भी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है। 10वीं परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। यह रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और रोल कोड का उपयोग करना होगा। दोस्तों कोरोना कैसे फैला, ये इंसानों तक आखिर कैसे पहुंचा, इसको लेकर पिछले 1 साल से अध्ययन चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने इसका पता लगाने के लिए हाल ही में चीन के वुहान शहर का दौरा किया था। दरअसल वुहान में ही पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। चीन पर बहुत पहले से ही यह आरोप लगता आ रहा है कि वुहान में स्थित उसकी लैब से ही कोरोना फैला है। हालांकि चीन ने हमेशा से इस बात से इनकार किया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अध्ययन में यह दावा किया जा रहा है कि वुहान लैब से कोरोना नहीं फैला है, बल्कि वह किसी जानवर से एक इंसान तक पहुंचा है। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जिस टीम ने चीन का दौरा किया था उसके मुताबिक चमगादड़ से अन्य जानवरों के जरिए कोरोना के इंसानों में फैलने की आशंका है। लैब से कोरोना फैलने की आशंका बहुत कम है। ये जानकारी कुछ समाचार चैनल को मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच टीम ने लैब से कोरोना के लीक होने के पहलू को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं पर आगे जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोरोना की उत्पत्ति से संबंधित रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां को गुस्सा आ गया। और वे एक रोड शो को बीच में ही छोड़कर चली गई। नुसरत जहां ने कहा है कि वे 1 घंटे से अधिक समय की रैली में हिस्सा नहीं लेती है। भले ही वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में क्यों ना हो। नुसरत जहां ने अशोकनगर सीट से गुमा में टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए हाल ही में प्रचार कर रही थी और अचानक से उन्होंने रोड शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता उनसे रोड शो में रुके रहने का आग्रह कर रहे हैं। नुसरत जहां को टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं 1 घंटे से अधिक समय से रोड शो में हिस्सा ले रही हूं, जो कि मुख्यमंत्री के लिए भी ना करूं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? दोस्तों ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो चाहे करे, अगर वे लोग गेम खेल सकते हैं तो फिर मैं भी खेल सकती हूं। मैं शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं शाही बंगाल टाइगर हूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते वे यहाँ राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कहा है कि नंदीग्राम गुंडागर्दी का गवाह है। हम बिरुलिया में मीटिंग कर रहे थे और टीएमसी का दफ्तर तोड़ दिया गया। शुभेंदु अधिकारी जो भी करे, लेकिन मैं शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इन लोगों ने मुझ पर हमला किया था। हमला करने वालों में से कोई नंदीग्राम से नहीं था, बल्कि ये लोग मुझ पर हमला करने के लिए यूपी बिहार से गुंडों को लेकर आए। हम साफ सुथरा चुनाव चाहते हैं। अगर ये लोग गड़बड़ करने के लिए आएंगे तो फिर महिलाएं इनके ऊपर बर्तन बरसाएगी। दोस्तों डॉक्टर को धरती पर सबसे महान इंसानों में समझा जाता है। वे हमेशा मरीजों की सेवा को अपना पहला कर्तव्य मानते हैं और मानते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक चीज गौर की है कि डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन के दौरान हरे या नीले रंग का लिबास ही क्यों पहनते हैं? अगर हम गौर से देखें तो फिर ऑपरेशन थिएटर में या फिर अस्पताल के कमरों में पर्दे भी हरे या फिर नीले रंग के ही होते हैं। वही मास्क भी हरे या फिर नीले रंग के ही होते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता ही है कि आखिर इन 2 रंगों में ऐसा क्या है जो
खास है। जी हाँ, डॉक्टर्स ये दो ही रंग के कपड़े ऑपरेशन के दौरान पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले डॉक्टरों से लेकर अस्पताल के सभी कर्मचारी सफेद कपड़े पहने रहते थे, लेकिन साल 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे रंग में तब्दील कर दिया। जे ऐसा भी कहा जाता है कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर हरे या फिर नीले रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे लगातार खून और मानव शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर मानसिक तनाव में आ सकते हैं। जी हरा रंग देखकर उनका दिमाग उस तनाव से मुक्ति हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे आंखों को हरा या फिर नीला रंग का उतना नहीं चुभता है जितना कि लाल और पीला रंग आंखों को चुभते हैं। इसी कारण हरे और नीले रंग को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि अस्पतालों में पर्दे से लेकर कर्मचारियों के कपड़े तक हरे या नीले रंग के ही होते हैं, ताकि अस्पताल में आने और फिर रहने के वाले मरीजों की आंखों को आराम मिल सके, उन्हें परेशानी ना हो। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी बंगाल चुनाव में 5 रणनीतियों पर काम कर रही है, जिनमें पहला ध्रुवीकरण करना, दूसरा रणनीति ममता बनर्जी की छवि खराब करना, लोगों में उनको लेकर गुस्सा पैदा करना है, तीसरा रणनीति यह है कि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि टीएमसी एक दल के तौर पर वेंटिलेटर पर है, चौथी रणनीति चुनाव में दलित वोटरों को अपनी तरफ करना है, जहाँ सबसे आखिरी रणनीति बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, और वह है मोदी की लोकप्रियता को भुनाना। प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल की लड़ाई मोदी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई है, इसमें दल बदलने वाले नेताओं से कुछ नहीं होने वाला है। जी प्रशांत किशोर ने चेताया कि अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीत पाती है तो फिर देश पर एक पार्टी का एकाधिकार होगा। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब बंगाल में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल को कोई केंद्र की राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके की चुनौती दे रही है। बीते सालों में लेफ्ट को कभी कांग्रेस ने इस तरीके से बंगाल में चुनौती नहीं दी थी। जी प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी बंगाल चुनाव में जातीय एंगल भी खोजने का काम कर रही है, जो कि बंगाल की सियासत में पहली बार हो रहा है। यह प्रशांत किशोर ने कहा कि चूंकि बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, इसीलिए मीडिया में भी बंगाल चुनाव को उतनी अहमियत दी जा रही है। यह प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले साल से ही हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत रही है, लेकिन हमारा कहना है कि बीजेपी को चुनाव में 100 सीटें भी नहीं मिलेगी। जय प्रसाद किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत जाती है तो वे अपना ये काम छोड़ देंगी, यानी कि चुनावी रणनीति का काम छोड़ देंगे और अपने इस बयान पर वे कायम रहेंगे। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 4 महीने बीत चुके हैं। जी ऐसे में राकेश टिकैत अभी भी अपने मुद्दों को लेकर टस से मस नहीं हुए हैं। जी राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वे मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और मतदाताओं को संदेश देते दिख रहे हैं। जी बंगाल और असम के मतदाताओं से वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नक्कालों से सावधान बंगाल। जी असम के सम्मानित मतदाताओं, जुमलों और झूठ के सपने बेचने वालों को वोट बिल्कुल भी ना दें। जी राकेश टिकैत ने अपने एक अन्य पोस्ट में कहा है कि गुजरात में किसानों को अपनी बात कहने तक पर भी पाबंदी है। जी हां, वहां किसानों को एकजुट करने का वक्त आ गया है, संघर्ष और तेज करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जी कई बार उन्होंने ट्वीट करके सरकार की नीतियों की आलोचना की है। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर भी स्वामी परेशान हैं। अब उन्होंने कहा कि पीओके को हासिल करना और बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात अब भूल ही जानी चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर सुब्रमण्यम स्वामी से एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में हुए बातचीत से आप खुश है कि नहीं। तो इसके जवाब में उन्होंने ट्वीट किया कि अब भारत को पीओके को हासिल करना और बलूचिस्तान को आजाद कराना भूल जानी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ किए जा रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास को लेकर भी नाराज चल रहे हैं। तजाकिस्तान के दुशांबे में हो रहे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच आज मुलाकात हुई। जी हाँ, लेकिन दोनों ही देशों के बीच बातचीत का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नंदीग्राम में भी वोटिंग है। इसको देखते हुए टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी हॉट सीट नंदीग्राम में कैंप कर चुकी है। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर पद यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अधिकारी परिवार को खूब कोसा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी ममता बनर्जी ने खूब सियासी तीर छोड़े। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में किसानों
के आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। जो उस आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। आज शुभेंदु अधिकारी भगवा पहनकर खुद को संत समझने लगे हैं। 1998 में टीएमसी बनने के दौरान शुभेंदु अधिकारी नजर नहीं आए थे। कई बार टिकट मिलने पर भी जीत नहीं सके। टीएमसी की सरकार बनने पर शुभेंदु अधिकारी पहली बार चुनाव जीती। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप भी लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हिंसा फैलाने के लिए पुलिस वर्दी खरीदी है। उसे बीजेपी के लोगों को पहनाकर नंदीग्राम में हिंसा फैलाई जाएगी। मंदिरों को टारगेट किया जाएगा जिससे हिंदुओं के वोट बैंक पर कब्जा जमाया जा सके। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने पहले से ही चीजों को काफी आसान बना दिया है। डिजिटल पेमेंट भी आज के समय में इससे अछूता नहीं रह गया। डिजिटल पेमेंट पहले भी हो रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इससे गति दे दिया। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल माध्यम के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट करते वक्त इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो अब बातें आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। आप इन बातों से सावधान रहिए। डिजिटल पेमेंट करने के दौरान हम जब भी अपने कार्ड से कुछ खरीद रहे हैं, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ सेव तो नहीं हो रहा है। साथ ही हम अपने फोन में इसे सेव करने से बचें, क्योंकि फोन चोरी होने की स्थिति में भी ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब कभी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब हमें पब्लिक वाईफाई कंप्यूटर के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में साइबर अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। साथ ही हमें विश्वास पात्र वेबसाइट का ही प्रयोग करना चाहिए। प्ले स्टोर में बड़ी संख्या में ऐसे एप्स हैं जिनके जरिए फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय ये चेक कर ले कि वे वेरीफाई है या फिर नहीं। साथ ही उसका रिव्यू जरूर देख ले। जब भी किसी ऐप को परमिशन देते हैं तो ये चेक कर ले कि वे जिन चीजों का एक्सेस मांग रहा है वे उसके काम की है या फिर नहीं। हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आधिकारिक वेबसाइट या फिर एप्स का ही प्रयोग करें। इससे फ्रॉड होने का खतरा रहता है। दोस्तों, हज यात्रा को आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी है। सऊदी सरकार से जल्द यात्रा को बुलावा आ सकता है, लेकिन हज यात्रा पर जाने वालों को कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। उन्हें सऊदी में 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब एवं बाहरी मुल्कों से हज के लिए आने वाले आजमीन हज को कोरोना वैक्सीन लगवाना होगा। आजमीन हज को कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। आजमीन हज को सऊदी अरब पहुंचने पर 72 घंटे क्वारंटाइन कर रहना होगा। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन और मास्क लगाने की पाबंदी होगी। रिहायशी जगहों पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी कायम रखनी होगी। दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगा है। कोरोना के बेहतासा बढ़ते संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन के हालात बनते जा रहे हैं। कई राज्यों में धारा 144 लागू किए जा रहे हैं। इन सब के बीच झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने रामनवमी की जुलूस पर रोक लगा दी है। वहीं इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस साल 21 अप्रैल को रामनवमी है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के इस फैसले पर असंतोष जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के इस आदेश पर असहमति जताते हुए कहा है कि सारे विरोध के बावजूद जब बाबा धाम देवघर का मंदिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुलवा दिया, तो फिर रामनवमी का पूरे झारखंड में जुलूस निकालने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। दोस्तों, घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल खाद्य तेलों की कीमत में अब तक 80% तक की कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी तेजी है। भारत में बड़े पैमाने पर सरसों तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार सरसों की नई आवक के बावजूद इसमें दाम घटे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा होने की वजह से आयात ऊंचे भाव पर खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर आयात करने से बच रहे हैं। फरवरी में खाद्य तेलों का आयात 27% से घटकर 7.96 लाख टन रह गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष की नवंबर फरवरी के दौरान आयात में 3.7% गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक सर्टिफिकेट देना होगा। FSSAI ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए BIS का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से मिनरल वाटर यानी कि बोतल बंद पानी बेचने वाले कंपनियों के लिए BIS सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। FSSAI ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्त को इसके बारे में पत्र भेजा है। इसमें उन्हें बोतल बंद पानी बनाने वाले कंपनियों की BIS का प्रमाण पत्र अनिवार्य बनाने के लिए कहा गया है। ये निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
दोस्तों पुडुचेरी में इस बार सत्ता की बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। एशिया नेट C4 के ओपिनियन पोल के मुताबिक पुडुचेरी की 30 सीटों में से 23 से 27 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है। जी हां, कांग्रेस डीएमके का गठबंधन 3 से 7 सीटों पर ही सिमट सकता है, वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी में बीजेपी को युवाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन मिल सकता है। जी हां, 18 से 25 साल की उम्र के 56% लोग बीजेपी गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं, वहीं 26 से 35 साल की आयु वर्ग के 48% लोग बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ा दी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी की आरसी या फिर परमिट एक्सपायर्ड हो रहा है तो फिर आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये सभी दस्तावेज 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगे। सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। ये सरकार के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर्ड हो गए थे वह अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। जी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च को रिपोर्ट अदालत में जमा की गई है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस को लेकर किसान संगठनों और कृषि मामलों में के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई गई है। जी हाँ, बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सकी। जी हां, कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से प्रावधान से किसानों को दिक्कत हो सकती है। कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा था कि दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसले लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। दोस्तों भारतीय बाजार में अब स्टील के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। NS और टाटा स्टील हॉट रोल्ड क्वार्ड के दाम 4000 रुपए टन की बढ़ोतरी हो सकती है। जिन स्टील कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि कंपनियों ने स्टील के दाम बढ़ाने का फैसला अभी नहीं किया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए 1 अप्रैल से घरेलू दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है। यह पिछले साल दिसंबर में इसके दाम में 2500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 1500 प्रति टन की बढ़ोतरी हुई थी। दिसंबर 2020 में स्टील के दाम में बढ़ोतरी 12 साल के टॉप पर पहुंच गई थी। जी हां, अब एक बार फिर से इसके दाम बढ़ने के आसार बढ़ने लगे हैं। दिसंबर 2020 में स्टील के दाम 48,300 रुपए प्रति टन पर पहुंच गए थे। यह 2008 के बाद का टॉप लेवल था। जी हां, दिसंबर 2020 में जुलाई 2020 की तुलना में स्टील के दाम 32% तक बढ़ गए थे। दोस्तों एक दिन बाद यानी कि 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। जी सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युइटी यानी कि वार्षिक देने का विकल्प होगा। जी IRDA की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद वैल्यू की वापसी का विकल्प होगा। जी हाँ, विनियामक के दिशा निर्देश में कहा गया है कि पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। दिशा निर्देश के मुताबिक न्यूनतम एन्युइटी राशि 1000 रुपए प्रति माह, 3000 रुपए प्रति तिमाही, 6000 रुपए प्रति छमाही और 12000 रुपए सालाना होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।